मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति के बारे में। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति संबंधी प्रावधान 24 से लेकर 30 तक दिए गए हैं। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये कुल 7 धाराएं हैं 24 से लेकर 30 तक। ये धाराएं, ये प्रावधान संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन से संबंधित हैं। और ये जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 164, 281 और 463 के साथ पढ़े जाते हैं। इस लेक्चर में हम इन प्रावधानों के बारे में चर्चा तो नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम केवल इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, संस्वीकृति क्या है। दूसरा, संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है। और संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है। इन 3 बातों पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्वीकृति क्या है। व्हाट इज कन्फेशन। सुनिए, देखिए, संस्वीकृति शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति का शाब्दिक अर्थ होता है अपराध को स्वीकार करना। कह सकते हैं इकबाल जुर्म या जुर्म इकबाल। देखिए, जो संस्वीकृति है, इसका संबंध आपराधिक मामलों से होता है। देखिए, जो स्वीकृति होती है वो सिविल और क्रिमिनल यानी कि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में की जाती है। लेकिन जो संस्वीकृति है, ये केवल आपराधिक मामलों में ही की जाती है। अर्थात संस्वीकृति का संबंध केवल आपराधिक मामलों से होता है। एक बात और, जो संस्वीकृति है, ये स्वीकृति की ही एक प्रजाति है। यानी कि संस्वीकृति भी एक प्रकार की स्वीकृति है। और ये स्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाती है, एक्यूज्ड पर्सन द्वारा की जाती है। किस बारे में की जाती है, किस विषय पर की जाती है। तो ये जो स्वीकृति है, ये अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आरोपित अपराध के बारे में की जाती है। यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो संस्वीकृति है वो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आरोपित अपराध की स्वीकृति है। या हम यूँ भी बोल सकते हैं कि जो संस्वीकृति है वो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस आशय की स्वीकृति है कि उसने आरोपित अपराध किया है। ओके, तो कोई आपसे पूछे कि संस्वीकृति क्या है, तो आप सामान्य भाषा में ये बोल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आरोपित अपराध की स्वीकृति है। या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस आशय की स्वीकृति है कि उसने यानी कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध किया है। ओके, कन्फेशन अर्थात संस्वीकृति का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सुनिए। देखिए, एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे धर पकड़ा या उठा लिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। सामने न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा पुलिस से, हाँ भाई, इसे क्यों उठा कर लाए हो। तो पुलिस ने बताया कि सर, ये फला व्यक्ति की हत्या का अभियुक्त है और हमने उसे फला जगह से पकड़ा है और साथ में हथियार भी हमने बरामद किया है। तो न्यायालय ने कहा, अच्छा। न्यायालय ने मुझसे पूछा, हाँ भाई, कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ साहब, अपराध तो मैंने किया है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा, अच्छा, आप अपराध को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ साहब, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भूलवश मुझसे अपराध हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका प्रायश्चित करूँ। तो न्यायालय ने मुझे समझाया कि अभियुक्त महोदय, आप अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। क्या आप किसी डरावे या धमकावे में आकर अपराध स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, नहीं साहब। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुझे ये भी बताया कि जो आप अपराध स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि जो आप संस्वीकृति कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ प्रयोग में लाई जा सकती है। क्या फिर भी आप संस्वीकृति करोगे। मैंने कहा, यस साहब, मैं संस्वीकृति कर रहा हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि जो मैं संस्वीकृति कर रहा हूँ, जो मैं कन्फेशन कर रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, किसी उत्पीड़ना, धमकी या वचन में आकर मैं कन्फेशन नहीं कर रहा हूँ, तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो मेरे कन्फेशन को यानी कि मेरी संस्वीकृति को मेरे ही शब्दों में लिख लेगा। वो मुझसे पूछेगा, बताओ क्या हुआ।
तो मैं बताऊंगा कि सर फला व्यक्ति को मैंने इस वजह से मारा, कहाँ मारा, वहाँ मारा, किस स्थान पर मारा, उस स्थान पर मारा, किससे मारा, इससे मारा। जो जो मैं बोलता जाऊंगा उन्हीं शब्दों में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको अभिलिखित कर लेगा, लिख लेगा। किस धारा में लिखेगा? सीआरपीसी की धारा 164 में लिखेगा मजिस्ट्रेट। ठीक है, मेरी स्टेटमेंट को यानी कि अभियुक्त की स्टेटमेंट को सीआरपीसी धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट लिखेगा। 164 में संस्वीकृतिकारी बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करता है, रिकॉर्ड करता है। इसको 164 के बयान में बोलते हैं। एक बात और, जो रेप पीड़िता होती है यानी कि जो रेप विक्टिम होती है महिला, उसके बयान भी 164 में ही न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करता है। ठीक है, तो जिन जिन शब्दों में मैं बोलूँगा उन्हीं शब्दों में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है मेरे बयान को लिख लेगा। तो ये क्या है? ये कन्फ्यूशन है, ये संस्वीकृति है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि संस्वीकृति क्या होती है और कैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको अभिलिखित करता है। ओके, तो कोई आपसे पूछे कि संस्वीकृति क्या है, तो सामान्य भाषा में आप ये कह सकते हैं कि संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस आशय की स्वीकृति है कि उसने आरोपित अपराध किया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफन को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था और इन्होंने ही संस्कृति शब्द को भी परिभाषित किया। सर जेम्स स्टीफन ने संस्कृति शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्कृति अपराध के आरोपी द्वारा किसी समय की गई ऐसी स्वीकृति है जिसमें यह अवकथन किया गया हो अथवा जिससे यह निष्कर्ष इंगित होता हो कि उस व्यक्ति ने ही वह अपराध कारित किया है। ये स्टीफन महोदय द्वारा गढ़ी गई संस्कृति शब्द की परिभाषा है। अब इस परिभाषा को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। पहला भाग में हम कह सकते हैं कि संस्कृति अपराध के आरोपी द्वारा किसी समय की गई ऐसी स्वीकृति है जिसमें यह अवकथन किया गया हो कि उस व्यक्ति ने ही वह अपराध कारित किया है। एक भाग तो ये हो गया स्टीफन महोदय की परिभाषा का। स्टीफन महोदय की परिभाषा का दूसरा भाग ये है कि संस्कृति अपराध के आरोपी द्वारा किसी समय की गई ऐसी स्वीकृति है जिससे यह निष्कर्ष इंगित होता हो कि उस व्यक्ति ने ही वह अपराध कारित किया। ये दूसरा भाग है, यानी कि स्टीफन महोदय ने जो परिभाषा दी संस्कृति की उसका एक भाग तो ये है और एक भाग ये है। ये स्टीफन महोदय की परिभाषा है। ठीक, एक केस आया पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट 1939 प्रीवी काउंसिल। इस मामले में लॉर्ड एटकिन जो कि इस मामले के जज थे, उन्होंने स्टीफन महोदय द्वारा गढ़ी गई ये जो परिभाषा थी इस पर विचार किया और विचार करने के बाद स्टीफन महोदय की जो परिभाषा का जो पहला भाग था इसको तो सही ठहराया कि ये तो सही है, लेकिन स्टीफन महोदय की परिभाषा का जो दूसरा भाग था इसको अस्वीकार कर दिया, बोले ये गलत है। लॉर्ड एटकिन ने कहा कि निष्कर्ष इंगित करने वाले कथन संस्वीकृति नहीं हो सकते। संस्वीकृति द्वारा अपराध को या तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो या कम से कम अपराध घटित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार किया गया हो, लेकिन निष्कर्ष इंगित करने वाले कथन संस्वीकृति नहीं हो सकते। लिहाजा स्टीफन महोदय की परिभाषा का ये भाग तो सही है लेकिन ये भाग गलत है। ओके, इसके बाद 1952 में एक केस आया पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, EIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के मामले में जो कुछ कहा गया उसको अनुमोदित किया, यानी कि सही बताया। ओके, तो अब कोई आपसे पूछे कि संस्कृति क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहिएगा कि संस्कृति अपराध के आरोपी द्वारा किसी समय की गई ऐसी स्वीकृति है जिसमें यह अवकथन किया गया हो कि उस व्यक्ति ने ही वह अपराध कारित किया है। एक बात और, संस्कृति द्वारा अपराध को या तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो अथवा कम से कम अपराध घटित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार किया गया हो। ऐसे कथन जिनसे यह निष्कर्ष इंगित होता हो
कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध किया है, तो ऐसे जो कथन हैं वो संस्वीकृति की कोटि में नहीं आते हैं। एक बात और, ऐसे तथ्य की स्वीकृति जो अभियुक्त को गंभीर रूप से फंसाने वाले हों या फिर अभियुक्त को निश्चय रूप से फंसाने वाले हों, ऐसे तथ्यों की स्वीकृति भी संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं संस्वीकृति के प्रकार के बारे में। देखिए, संस्वीकृति दो प्रकार की होती है। एक औपचारिक संस्वीकृति जिसको न्यायिक संस्वीकृति भी कहा जाता है, और दूसरी होती है अनौपचारिक संस्वीकृति जिसको न्यायिकेतर संस्वीकृति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक संस्वीकृति अर्थात न्यायिक संस्वीकृति के बारे में। देखिए, जो औपचारिक अर्थात जो न्यायिक संस्वीकृति होती है ये क्या होती है, सुनिए। देखिए, ऐसी संस्वीकृति जो न्यायालय के समक्ष या न्यायिक कार्रवाई के भाग के रूप में की जाती है, ऐसी संस्वीकृति को न्यायिक संस्वीकृति या औपचारिक संस्वीकृति कहा जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है मुझ पर, पुलिस ने मुझे उठा लिया, न्यायालय के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट के सामने, और मैंने वहाँ पर अपने अपराध को स्वीकार किया। न्यायालय के सामने मैंने कहा कि साहब ये अपराध मैंने किया है, फला हथियार से किया है, उस व्यक्ति को मैंने वहाँ मारा। ठीक है, जिन जिन शब्दों में मैंने स्टेटमेंट दिया उन शब्दों में मजिस्ट्रेट ने उसे अभिलिखित कर लिया। ये क्या है? ये संस्वीकृति है, ये कन्फ्यूशन है। और ये संस्कृति कहाँ की गई है? ये न्यायालय में की गई है, न्याय कार्रवाई के भाग के रूप में की गई है। तो ये औपचारिक संस्कृति है, ये न्यायिक संस्कृति है। ओके, दूसरा है अनौपचारिक संस्कृति। इसको न्यायिकेतर संस्कृति भी कहा जाता है। क्या होती है? सुनिए। ऐसी संस्कृति जो न्याय कार्रवाई के भाग के रूप में ना की जाकर न्यायालय के बाहर की जाती है, ऐसी संस्कृति को अनौपचारिक संस्कृति अर्थात न्यायिकेतर संस्कृति कहा जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति घटना वाले दिन अपने घर से यह चिल्लाते हुए, यह बड़बड़ाते हुए निकला कि उसने अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया है, रोज़ रोज़ उससे झगड़ा करती थी, आज सभी झगड़ों का उसने अंत कर दिया है। ये क्या है? ये संस्कृति है, ये कन्फ्यूजन है। लेकिन ये कन्फ्यूजन क्या न्यायालय में किया गया है? ना, न्याय कार्रवाई के भाग के रूप में किया गया है? नहीं, ये कन्फ्यूजन न्यायालय के बाहर किया गया है। इसलिए ये अनौपचारिक अर्थात न्यायिकेतर संस्कृति है। ओके, अब हम बात करते हैं संस्कृति के साक्ष्यिक मूल्य के बारे में, यानी कि एविडेंसली वैल्यू ऑफ कन्फ्यूजन के बारे में। सुनिए। देखिए, संस्कृति साक्ष्य में सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत संस्कृति साक्ष्य में सुसंगत है और उसको सिद्ध किया जा सकता है। एक बात और, जो संस्कृति है ये सार्वभौम साक्ष्य है। अगर किसी मामले में कोई अन्य एविडेंस ना भी हो, कोई अन्य साक्ष्य ना भी हो, तब भी मात्र अभियुक्त के, यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो अभियुक्त है, उसकी संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोषित कर उसको दंडित किया जा सकता है। यानी कि जो कन्फ्यूजन है, यानी कि जो संस्कृति है, वो दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकती है। ओके, लेकिन हाँ, अभियुक्त व्यक्ति के कन्फ्यूजन के आधार पर, जो अभियुक्त व्यक्ति है उसकी संस्कृति के आधार पर, उसकी कन्फ्यूजन के आधार पर न्यायालय को दोषित करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति ने जो संस्कृति की है, जो कन्फ्यूजन किया है, क्या वो अपनी मर्जी से किया है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो किया गया जो कन्फ्यूजन है, जो संस्कृति है, क्या वो स्वैच्छिक है? क्या वो स्वतंत्र है? क्या अभियुक्त व्यक्ति की संस्कृति सत्य व विश्वसनीय है? तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोषित करने से पहले ये देख लेना चाहिए। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे संस्कृति का साक्ष्य मूल्य क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति साक्ष्य में सुसंगत है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। और संस्कृति कोई कमजोर साक्ष्य नहीं है, ये सार्वभौम साक्ष्य है, ये दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकती है। लेकिन हाँ, न्यायालय को अभियुक्त व्यक्ति की संस्कृति के आधार पर दोष सिद्ध करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो की गई संस्कृति है स्वतंत्र व स्वैच्छिक है कि नहीं है, सत्य व विश्वसनीय है कि नहीं है। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को देख लेना चाहिए। ओके,
इसमें 2-3 केस लॉ भी हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज का केस है, एक संकरिया का केस है, अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज का केस है, एक केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का केस है। ये 3-4 केस हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? तो इस लेक्चर में हमने इन 3 विषयों पर चर्चा की। संस्कृति क्या है, व्हाट इज कन्फ्यूशन, दूसरा संस्कृति कितने प्रकार की होती है, और तीसरा संस्कृति का साक्षिक मूल्य क्या है। तो इन 3 विषयों पर हमने इस लेक्चर में चर्चा की है। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।